अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आरबीसी की प्रोडक्शन को क्या चीज़ कंट्रोल करती है। तो आरबीसी की प्रोडक्शन को आरबीसी की कंसंट्रेशन कंट्रोल नहीं करती, बल्कि द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की तरफ जितने अमाउंट में ऑक्सीजन जाता है वो चीज़ कंट्रोल करती है आरबीसी की प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, हाइपोक्सिया है, तो ये मेन स्टिमुलस होता है बोन मेरो को कि वो जल्दी से आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे। और हाइपोक्सिया कौन सी कंडीशंस में होता है, बुक में जो कंडीशंस मेंशन की हुई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। एक है हमारे पास एनीमिया। जब हमारे पास एनीमिया होता है, हेमरेज की वजह से आरबीसी की कंसंट्रेशन कम है या हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम है, आरबीसी ये इन वजह से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू की तरफ सही से नहीं जाता, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है। तो विच इज़ द मेन स्टिमुलस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। और बोन मेरो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस करती हैं और उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। सेकेंड कंडीशन है when there is डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मेरो। जब हमारे पास बोन मेरो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल बोन मेरो किसी वजह से रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रक्ट हो गई, डैमेज हो गई, तो वो भी उस वजह से भी हमारे पास टिश्यू पे हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो जो रिमेनिंग बोन मेरो होगी वो इनलार्ज हो जाएगी, उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को प्रोड्यूस करेगी, तब के टिश्यू को जो हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, वो टिश्यू को बराबर अमाउंट में मिल सके, आरबीसी उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है हाई एल्टीट्यूड। अब जो वो लोग जो कि रहते ही सी लेवल से ऊपर हैं, हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं, तो उन पे नेचुरली ऑफकोर्स वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो उनको हर वक्त स्टिमुलस ऐसे मिलता रहता है बोन मेरो को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करें। तो वहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं उनमें आरबीसी की कंसंट्रेशन नॉर्मल हम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में, क्योंकि वहाँ पे उनको रिमेनिंग हाइपोक्सिया ही रहता है, क्योंकि लोग का ऑक्सीजन जो उनको एटमॉस्फेयर में मिल भी रही है उस वो भी कम कंसंट्रेशन में। फोर्थ कंडीशन है कार्डियक फेलियर। जब हमारे पास कार्डियक फेलियर होता है या फिर लंग डिजीज़ होती हैं, तो इन कंडीशन में ब्लड फ्लो ही टिश्यू की तरफ कम होता है, तो ऑफकोर्स उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, हाइपोक्सिया होगा और बोन मेरो स्टिमुलेट होती रहेगी और आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ये वो कंडीशंस थी जिनमें आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ड्यू टू हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया में हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया में ऐसा क्या फिनोमेना होता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो आरबीसी के कैसे उसकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है। तो हाइपोक्सिया की वजह से, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। वो हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन जाके आरबीसी की प्रोडक्शन को जल्दी कर देता है, फास्ट कर देता है। अब अगर हम देखें तो 90% ये हमारे पास जो हार्मोन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। 90% ये हार्मोन स्क्रीट करते हैं किडनीज और 10% रिमेनिंग ऑर्गन स्पेशली लिवर 10% स्क्रीट करता है। वैसे मैक्सिमम इसको किडनी रिलीज़ करती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि जाके स्टार्ट से जो मैंने स्टेजेस बताई थी आरबीसी की प्रोडक्शन की, कि आरबीसी कैसे मैच्योर होता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, तो स्टार्ट वाली स्टेज से ये स्टार्ट करता है और ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। ये नहीं कि आरबीसी डायरेक्ट आपको फ़ौरन से आरबीसी मिलेंगे ब्लड में, बल्कि ये क्या करता है, सारी स्टेजेस से आरबीसी गुजरता है, लेकिन ये उन स्टेजेस को फास्ट कर देते हैं। लाइक प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जल्दी से हमारे पास बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, वो आगे से पॉलीक्रोमेटोफिल, उसको ऑर्थोक्रोमेटिक जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा और 5 डेज़ के अंदर अंदर आपको आरबीसीज मिल जाएंगे, न्यू आरबीसीज जो कि नए बने हैं सर्कुलेशन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज एंड रिक्वायर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए हमारे पास विटामिन B12 चाहिए होता है और साथ में फॉलिक एसिड चाहिए होता है विच इज़ विटामिन B9। तो ये क्यों चाहिए होता है मैच्योरेशन के लिए, कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट की के बनने के लिए हमारे पास ये 2 विटामिन चाहिए होते हैं। अब जब ये विटामिन नहीं होंगे तो ये थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनेगा, और थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डीएनए। तो जब ये नहीं होंगे तो डीएनए नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, एबनॉर्मल डीएनए होगा और मैच्योरेशन सही से नहीं होगी। मैच्योरेशन जब सही से नहीं होगी तो साइज़ पे डिफरेंस आएगा। साइज़ क्या हो जाएगा कि साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, यानी आरबीसी का साइज़ बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, ठीक है। दोनों जब इनकी डेफिशिएंसी होगी, अमाउंट इनकी कम होगी, तो हमारे पास इसको हम मैच्योरेशन फेलियर एनीमिया भी कहते हैं, या हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी इनको कहते हैं। इनमें क्या होता है कि आरबीसी की नॉर्मल कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी नॉर्मल होती है, वो उतने ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है जितने कि नॉर्मल हमारे पास आरबीसी बाइंड होता है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि इसका साइज़ ऑफकोर्स लार्ज होता है, नाम से जैसे कि ज़ाहिर है, तो इस पर ये फ्रेजाइल हो जाता है। तो ये आसानी से डैमेज हो जाता है, लाइक स्प्लीन के रेड पल्प से जब ये गुजरेगा तो ये आसानी से डैमेज हो जाएगा, तो उस वजह से आरबीसी जल्दी डैमेज हो जाएगा और तो आरबीसी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, तो एनीमिया हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12। अगर हमारे पास कोई भी
GIT का मसला है, उसकी एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही। जैसे कि मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है एट्रोफिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशन नॉर्मल नहीं सिक्रीट होती, तो उस कंडीशन में भी एक एनीमिया होता है, उसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन की डेफिशिएंसी से होता है। एब्जॉर्ब विटामिन B12 GIT का कोई मसला है, उस वजह से एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं हो रही, तो उस एनीमिया को हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। दरअसल विटामिन GIT ट्रैक्ट से कैसे रिलेटेड है कि GIT ट्रैक्ट में जो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, तो वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करके जो हमारे पास इलियम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड होता है, तो इसको बचाता है कि ये डाइजेस्ट ना हो जाए। विटामिन B12 उसको बाउंड करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ बाइंड होता है, बाइंड होकर जाके इलियम के रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से जब रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होता है, पिनोसाइटोसिस के जरिए ब्लड के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये फिनोमेना आप याद रखते हैं कि पिनोसाइटोसिस के जरिए ब्लड में चला जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स को हेल्प करता है ब्लड में पहुंचाने में, ठीक है। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ये विटामिन B12 GIT से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। फोलिक एसिड भी रिलेटेड टू विटामिन B12 फोलिक एसिड दोनों की कमी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होगा। पर्नीशियस एनीमिया नहीं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, मैचुरेशन फेलियर एनीमिया होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एक डिजीज़ होती है स्प्रियो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब जब एब्जॉर्प्शन के एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो फॉलिक एसिड भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मैचुरेशन फेलियर एनीमिया होगा। हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन देखते हैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आप नहीं समझेंगे तो बायोकेम में भी आपके सामने आ जाएगा, और बहुत से उसमें आपके सामने आ जाएगा। तो देखते हैं हम जल्दी इसको हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, ठीक है। हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड 2 ग्लाइसिन हमारे पास मिलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A के साथ। 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल दैट इज पायरोल बन जाता है। हमारे पास 4 पायरोल मिलते हैं। 4 पायरोल्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म प्रोटोपोरफायरिन 9। प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं, ठीक है। 4 पायरोल मिलके प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं। अब प्रोटोपोरफायरिन 9 हमारे पास ये हो गया, ये ऐसे फॉर एग्जांपल एक पायरोल ये है, जब हमारे पास 4 पायरोल मिलेंगे तो दे फॉर्म दैट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब प्रोटोपोरफायरिन 9 में के अंदर सेंटर में हमारे पास आयरन का एक मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ फेरेसाइन Fe+2 फॉर्म में, जब ये इसके अंदर आयरन का मॉलिक्यूल ऐसे बाइंड होगा तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं हीम। व्हाट इज हीम? हीम इज, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज हीम, यू कैन से दैट हीम इज प्रोटोपोरफायरिन 9 विद द आयरन एटम विच इज इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन इन द सेंटर, दैट इज हीम। अब हमारे पास एक हीम, ये हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स, सेंटर में आयरन मॉलिक्यूल, एक पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलता है, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड। तो हमारे पास हेमोग्लोबिन की एक चेन बनती है। अब वो अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है। इनमें सिर्फ अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है, एक में कुछ अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, कुछ दूसरे में कुछ अमाइनो एसिड कम होते हैं। हेमोग्लोबिन की एक चेन मिलती है जब एक हीम और एक पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं। हेमोग्लोबिन में आपको पता है टोटल 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो वो मिलके हेमोग्लोबिन A बनाते हैं। ये मैंने 2 अल्फा चेन्स बनाई हैं। एक अल्फा चेन में वही 4 पायरोल रिंग्स विद आयरन इन द सेंटर एंड 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट में भी ये मैंने इनका डिफरेंस देखे हैं, ये कलर्स में किया हुआ है, ये वैसे इनका डिफरेंस अमाइनो एसिड में होता है जैसे मैंने बताया। तो हेमोग्लोबिन में टोटल क्या होता है, 4 हीम होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं और 4 आयरन एटम्स होते हैं। अब एक आयरन एटम जो है वो हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स के 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होता है। तो लिहाजा हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड होता है। 4 आयरन एटम्स हैं तो ये 8 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बाइंड होंगे। मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होंगे। तो ये चीज़ आप याद रखते हैं। और ऑक्सीजन हमारे पास ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लूजली बाउंड होता है तब कि आसानी से जब कि टिश्यूज़ के पास पहुँचे तो वहाँ से रिलीज़ हो जाए। आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।